हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपनी अधिनियम के आपके इस पेपर के जो सभाओं का इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी के जीवन काल में सभाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और वैसे भी सार्वजनिक जीवन में भी सभाएं जो होती हैं वो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और सभाओं के संबंध में एक छोटी छोटी बहुत सारी कुछ आवश्यक बातें हैं जिन्हें हमें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम उन छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करेंगे। सभाएं जिनको हम इंग्लिश में मीटिंग्स बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। किसी भी कंपनी का प्रबंध और संचालन जो होता है वो तो निश्चित रूप से सभाओं के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है और इसीलिए कंपनी को समय समय पर बहुत सारी सभाएं आयोजित करनी पड़ती हैं और सभाएं जो होती हैं वो ही सारी के सारे कंपनी के भविष्य के प्रोजेक्ट्स, कंपनी का दिन प्रतिदिन का सामान्य संचालन, इन सबको निश्चित करती हैं। तो सभा वास्तव में है क्या? सभा कुछ भी नहीं है। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी पूर्व निर्धारित समय पर, किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्र होते हैं और विचार विमर्श करके निर्णय ले लेते हैं तो वही सभा कहलाती है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि सभा पूर्व सूचना के आधार पर एकत्रित कुछ व्यक्तियों का समूह है जो कि किसी वैध व्यावसायिक कार्य को करने के लिए संकल्प पारित कर निर्णय करते हैं और उसके अनुसार आगे के संचालन किए जाते हैं, तो ये सभा कहलाती है। डॉक्टर सेठना लिखते हैं कि सभा किसी विशिष्ट मामले या किसी अन्य मामले जो उस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए के संबंध में निर्णय लेने हेतु व्यक्तियों का किसी विशिष्ट स्थान एवं विशिष्ट समय पर मिलन है। तो स्पष्ट हो जाता है कि विधि संगत जरूर होना चाहिए। जब हम कानून की बात करते हैं, कंपनी अधिनियम की बात करते हैं, तो विधि संगत कार्यों के लिए एक से अधिक व्यक्ति जब एक स्थान पर मिलते हैं और कुछ विचार विमर्श करके निर्णय करते हैं तो वो सभा कहलाती है। तो स्पष्ट है कि हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी पूर्व सूचना के आधार पर किसी निश्चित कार्य को करने के लिए एकत्रित होकर आपसी विचार विमर्श द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो उसे सभा कहते हैं। तो सभा स्पष्ट है, बहुत साधारण सा मतलब है। सभा विचार विमर्श करना दो से अधिक व्यक्तियों का और कुछ निर्णय लेना, ये सभा का कार्य है। वैध सभा के अगर हम आवश्यक तत्वों की बात करें, रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड मीटिंग की बात करें, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि वो सभा, वो मीटिंग वैध होनी चाहिए। अवैध कार्यों के लिए या अवैध डिस्कशन के लिए या अवैध निर्णयों के लिए कोई भी सभा होती है तो वो वैध नहीं हो सकती। और उन सभाओं में लिए जाने वाले निर्णय और उनमें पारित किए जाने वाले रिजोल्यूशंस का कोई वैधानिक प्रभाव अगर नहीं होता है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो वैध सभा के लिए कुछ आवश्यक तत्वों की हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि वो सभा उचित प्राधिकारी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा बुलाई जानी चाहिए। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर जो अथॉरिटी है, प्रॉपर ऑथोराइज्ड पर्सन जो है, वो अगर सभा को बुलाता है तो वो वैध सभा होती है। तो वैध सभा के लिए सबसे पहली बात कि सभा उचित प्राधिकारी या अधिकृत व्यक्ति के द्वारा बुलाई जानी चाहिए। तीसरी बात इम्पोर्टेंट जो है, उपस्थित जो अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों को उचित सूचना दी जानी चाहिए। जो भी, चाहे वो शेयर होल्डर्स हों, चाहे वो डिबेंचर होल्डर्स हों, जितने भी लोग जो सभा में उपस्थित होने का अधिकार रखते हैं, उन सभी व्यक्तियों को उचित समयावधि में उचित तरीके से उचित सूचना दी जानी चाहिए। तो उचित सूचना का भी अधिकार है अधिकार रखने वालों को। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो कोरम की है।
कोरम पूरा होना चाहिए, जिसको हम हिंदी में गणपूर्ति बोलते हैं। सभा में कोरम, कोरम के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। कोरम मीन्स जो कम से कम जो उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या है वो पूरी होनी चाहिए। अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो एक कंपनी की सभा बेकार हो जाएगी। तो सभा में गणपूर्ति या कोरम पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है सभा के संबंध में कि सभा का अध्यक्ष उचित रूप से नियुक्त किया हुआ होना चाहिए। अध्यक्ष निश्चित रूप से किसी भी सभा का हो, किसी कंपनी का हो, उसे उचित रूप से नियुक्त किया हुआ होना चाहिए। निश्चित कार्यसूची या कार्यावली, जिसको हम एजेंडा बोलते हैं। कोई भी एजेंडा के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आवश्यक ये है कि कोई भी वैध सभा बुलाने के लिए उसका एजेंडा पहले से ही निश्चित किया हुआ होना चाहिए। सभा में क्या बातचीत की जाएगी, क्या कार्यसूची होगी, कार्यावली होगी, जिसको हम एजेंडा बोलते हैं, ये पहले से तय किया हुआ होना चाहिए और सभा में उपस्थित होने वालों के समक्ष वो पहले से प्रस्तुत किया हुआ होना चाहिए। तो एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है किसी भी सभा का। स्थगित सभाएं भी उचित ढंग से आयोजित की जानी चाहिए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारी सभाएं किसी न किसी कारण से स्थगित हो जाती हैं, तो उन स्थगित सभाओं को भी उचित ढंग से आयोजित की जाने की व्यवस्था आवश्यक है। तो स्थगित सभाएं भी उचित ढंग से आयोजित की जानी चाहिए। तीसरी बात इम्पोर्टेंट जो है, उपस्थित जो अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों को उचित सूचना दी जानी चाहिए। जो भी, चाहे वो शेयर होल्डर्स हों, चाहे वो डिबेंचर होल्डर्स हों, जितने भी लोग जो सभा में उपस्थित होने का अधिकार रखते हैं, उन सभी व्यक्तियों को उचित समयावधि में उचित तरीके से उचित सूचना दी जानी चाहिए। तो उचित सूचना का भी अधिकार है अधिकार रखने वालों को। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो कोरम की है। कोरम पूरा होना चाहिए, जिसको हम हिंदी में गणपूर्ति बोलते हैं। सभा में कोरम, कोरम के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। कोरम मीन्स जो कम से कम जो उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या है वो पूरी होनी चाहिए। अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो एक कंपनी की सभा बेकार हो जाएगी। तो सभा में गणपूर्ति या कोरम पूरा होना चाहिए। कंपनी की सभाओं को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। किस किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है सदस्यों की सभाएं या अंशधारियों की सभाएं। सदस्यों और अंशधारियों की सभाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: वार्षिक साधारण सभा, असामान्य साधारण सभा और इन लोगों की वर्ग सभाएं। किसी भी कंपनी के जीवन में वार्षिक साधारण सभा जो वार्षिक रूप से बुलाई जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग जो एजीएम के नाम से फेमस है, वो वार्षिक साधारण सभा बहुत आवश्यक होती है। तो पहली वार्षिक साधारण सभा, दूसरी असामान्य साधारण सभा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसको हम ईजीएम बोलते हैं, और इसके अलावा इनकी वर्ग सभाएं जो होती है। दूसरा संचालकों की सभाएं। संचालकों की सभाएं भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। संचालकों की सभाओं को निश्चित रूप से बड़ी सभा होने से पहले सबसे पहले तो संचालक मंडल की सभा ही बुलाई जाती है। तो संचालक मंडल की जो सभा है वो इम्पॉर्टेंट है, और जो संचालकों की जो समितियों की सभाएं हैं वो, तो संचालकों की सभाओं को हम 2 भागों में बांट लेते हैं: संचालक मंडल की सभाएं और संचालकों की समितियों की सभाएं। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार हैं अन्य सभाएं, उसमें ऋण पत्रधारियों की सभाएं, ऋणदाताओं या जमाकर्ताओं की सभाएं, अंशदाताओं की सभाएं और इसके साथ साथ इनकी वर्ग सभाएं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये जो ऋण पत्र, जिस प्रकार से किसी भी कंपनी में अंशधारियों की इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है, इसी प्रकार से ऋण पत्रधारियों की भी बहुत विशेष स्थिति होती है और उनके हितों के लिए भी उनकी सभाएं आयोजित की जाती हैं। जिनको हम ऋणदाताओं की बात करें या जमाकर्ताओं की बात करें, कंपनी में भी विभिन्न प्रकार की जमाएं देने वाले होते हैं
और उनके हित सुरक्षित रखने के लिए भी इनकी सभाएं अक्सर बुलाई जाती हैं। तो जो फाइनेंस देता है कंपनी के जीवन में, वित्त की बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है। वो चाहे अंशधारियों से आए, ऋण पत्रधारियों से आए, जमाकर्ताओं से आए, उनकी सभाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ऋण पत्रधारियों की सभाएं, ऋणदाताओं की सभाएं, जमाकर्ताओं की सभाएं, अंशदाताओं की सभाएं और इनके मध्य जो विभिन्न वर्ग होते हैं उन वर्गों की सभाएं। तो इस प्रकार से कंपनी की सभाओं को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि सभाएं किसी भी कंपनी के जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और उनको सही ढंग से, सही आधारों पर बुलाना चाहिए, समय समय पर आयोजित किया जाना चाहिए और उसके कुछ सचिवीय मानक होते हैं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित माने जाते हैं। उनकी पालना हर एक कंपनी से करवाई जाती है और अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी साधारण सभाओं और अन्य सभाओं के संबंध में जारी की जाने वाली सूचनाओं, सभाओं के आयोजन और संचालन, संकल्पों को पारित करने, कार्यवृत्त या सूक्ष्म लिखने में सचिवीय मानकों का पालन करेंगे। और अगर सचिवीय मानकों के पालन में कोई त्रुटि की जाती है तो कंपनी पर 25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को 5,000 रुपये तक के अर्थदंड का भागी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने भी सभाओं को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिसको भारत सरकार ने अनुमोदित भी किया है। और ये सारे के सारे जो वैध तत्व हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आगे हम बाकी के वैध तत्वों की बात करेंगे।